14. मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है, अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहासन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकोस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों के बिंदुसार को सिंगसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पृष्ठ 17। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलेमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नोट: अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुबंद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख तथा 3 गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय: पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है।
चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की जगह घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। पृष्ठ 18। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। 1. प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर में इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। 2. दिल्ली टोपरा, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा में दिल्ली लाया गया। 3. दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित ये स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। 4. रामपुरवा, ये स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की। 5. लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। 6. लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। मौर्य प्रांत और राजधानी: उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णागिरी, प्राशी पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ: 1 मंत्री प्रधानमंत्री, 2 पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, 3 सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, 4 युवराज राजपुत्र, 5 द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक, 6 अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, 7 समाहर्ता आर्य का संग्रहकर्ता, 8 सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, 9 प्रशासता कारागर का अध्यक्ष, 10 प्रदेष्ट्री कमिश्नर, 11 पौर नगर का कोतवाल, 12 व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, 13 नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, 14 कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, 15 मंत्री परिषद अध्यक्ष, 16 दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, 17 दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, 18 अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। पृष्ठ 19। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रीनो मोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य: समिति और कार्य: प्रथम समिति कार्य उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ
व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निम्रित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ, बिक्री कर वसूल करना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन ने गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली को अदैव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 1 दार्शनिक, 2 किसान, 3 अहीर, 4 कारीगर, 5 सैनिक, 6 निरीक्षक एवं 7 सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली।